नमस्कार दोस्तों, आइए आज आदिकाल के बारे में चर्चा करते हैं और कुछ तथ्यों के बारे में नज़र डालते हैं और जानते हैं कि आदिकाल की शुरुआत कब से मानी जाती है, विद्वान कब से मानते हैं और उसकी अंतिम सीमा कब मानी जाती है। तो जब आदिकाल का प्रश्न उठता है तो आदिकाल के पूर्व सीमा और अंतिम सीमा के बारे में विवादास्पद है और विद्वानों का अपना अपना मत है और इसमें मतभेद माना जाता है। परंतु कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिनसे यह तय होता है कि आदिकाल की शुरुआत 7वीं सदी से होती है और 14वीं सदी इसका अंतिम सीमा मानी जाती है। तो इस पे जो डॉक्टर नगेन का मत है वो 7वीं सदी से 14वीं सदी तक मानते हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं सदी से लेके 14वीं सदी तक आदिकाल का जो समय है मानते हैं और इसके बीच में जो रचनाएं आती हैं उसको आदिकाल के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो वह 1050 संवत से लेके 1375 संवत तक आदिकाल के अंतर्गत रखते हैं और उसमें जितनी रचनाएं आती हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो जानते हैं कुछ तथ्य जो विद्वानों का मत है। तो आदिकाल की पूर्वापर सीमा, आदिकाल की सीमा का प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1050 से संवत 1375 तक, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 ईस्वी से 14वीं तक, डॉक्टर नगेन 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी मध्य तक स्वीकार किया है। वस्तुतः आदिकाल के प्रारंभ का समय हिंदी के प्रथम कवि व प्रथम रचना से जुड़ा हुआ है। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा 7वीं सदी को माना है, जो अधिकांश विद्वानों द्वारा मान्य है। सरहप्पा का समय 769 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। आदिकाल की अंतिम सीमा का निर्धारण भी विवादास्पद है। जॉर्ज ग्रियर्सन 14वीं ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल 1375। आदिकाल की समय सीमा 769 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना जा सकता है। मोटे तौर पर 10वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक का समय आदिकाल का समय माना जाता है। दोस्तों, अब अगर चर्चा किया जाए कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब और कैसे, तो इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो 7वीं सदी से लेके 14वीं सदी तक, जिसमें सारे विद्वानों के मत आ जाते हैं, कम ज्यादा विद्वानों ने माना है। अब एक प्रश्न उठता है कि हिंदी साहित्य में जो है अचानक कोई भी साहित्य है वो अचानक उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। वो एक लंबे समय के प्रोसेस के बाद लंबे समय उसमें घटनाएं चलती हैं, विचारधाराएं चलती हैं और फिर एक नए साहित्य का जन्म होता है। और साहित्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जनता की चित्रवृत्ति रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यह साहित्य चलता रहता है। परंतु भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसी भी साहित्य का आरंभ अचानक नहीं होता। इसकी उत्पत्ति एवं विकास में युगों की प्रवाहित विचारधाराएं समाहित होती हैं। तो जैसे हम भाषा के रूप में, क्योंकि साहित्य किसी भाषा में लिखा जाता है, तो हिंदी साहित्य की कैसे आरंभ हुआ, तो उसकी हम पूर्व घटनाओं को देखते हैं, पूर्व प्रचलित भाषाओं को देखते हैं। तो सबसे प्रथम संस्कृत, जो कि हमारी आदि जननी भाषा है, समस्त भाषाओं की, आर्य भाषाओं की जननी है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। अब यहाँ से हिंदी को कोई पुरानी हिंदी कहते हैं, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसको पुरानी हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी का आरंभ यहीं से होता है। यह संक्रमण काल है। अवहट्ट, अपभ्रंश और अवहट्ट के बीच में जो संक्रमण काल है वहीं से हिंदी मूल रूप में हिंदी की उत्पत्ति होती है, जो अवधी
और ब्रजभाषा राजस्थानी के रूप में पहले जानी जाती है, फिर इसका अपना एक साहित्य मिलता है। तो ये भाषा के रूप में देखते हैं। अब देखते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि विभिन्न विद्वानों के दृष्टि में कैसे हैं, कौन किसको मानता है। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि स्वयंभू 693 ईस्वी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सरहप्पा 669 ईस्वी राहुल संस्कृत्यायन व डॉक्टर नगेन मानते हैं। पुष्प या पुंड 611 संवत 670 डॉक्टर शिव सिंह सेंगर मानते हैं। राजा मुंज 993 संवत 1050 चंद्र शर्मा गुलेरी मानते हैं। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी, शालिभद्र सूर को डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, विद्यापति को डॉक्टर बच्चन मानते हैं। सरहप्पा सभी विद्वानों की दृष्टि में हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, जो अधिकांश विद्वानों द्वारा मान्य है। तो दोस्तों ये प्रथम कवि की बात हो गई, और इसका हम शॉर्ट वीडियो भी आपको बना के अपलोड कर देंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो।